हेलो। आवाज आ रही। हेलो। चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। आज हम पीवाई की प्रैक्टिस सीरीज 43 मैंने कल तक करवा दिया था, आज 44 है। ठीक है, और ये 2015 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीवाई की, एलटीजीआईसी, टीजीटी, पीजीटी सभी में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। रिपीट कई कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो इनमें से रिपीट होंगे ही होंगे। मतलब कि समझ लो, जो मैं रोज करवा रही हूँ इसमें से 5-6 तो पर डे एक आध, मतलब ऐसे है कि जो बार बार हो रहे हैं तो वो तो आना ही आना है ना। बाकी मैं बताती चलूंगी कि एनसीईआरटी में कौन कौन से हैं सारे। वैसे तो एनसीईआरटी में यार मैंने सारे देखे, सारे एनसीईआरटी में रहते हैं। एनसीईआरटी 2-3 बार 4 बार आप पढ़ लो अच्छे से, खूब करके। कोई गाइड वाइड की जरूरत नहीं है, बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी। तो चलिए, स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। और जो चैनल में पहली बार आए हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से और टाइम से मिले। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया के साधन है। निर्णय प्रक्रिया के कौन कौन से साधन? ए ऑप्शन है संसाधन, बी ऑप्शन है निर्णय प्रक्रिया, सी ऑप्शन है ज्ञान एवं कुशलता, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो निर्णय में देखिए सभी सारी प्रक्रियाएं किए जाते हैं, संसाधन भी जुटाए जाते हैं। निर्णय प्रक्रिया तो निर्णय करने से पहले, मतलब करने से पहले पहले संसाधन जुटा लेते हैं। ज्ञान एवं कुशलता होना बहुत जरूरी है, तभी तो निर्णय प्रक्रिया लेंगे। तो ये सभी होंगे। ठीक है, ये हैं सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार चेचक हो जाने के बाद, एक बार थोड़ा मैं छोटा कर दूं, लग रहा क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है। जिस व्यक्ति को एक बार चेचक हो जाता है ना, तो उसको दोबारा नहीं होता। ये बात सही भी है, दोबारा नहीं होता। ये हमें भी हुआ है एक बार, तो फिर दोबारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ना उसके जो मतलब जो हम सुई लगवाते हैं, प्रतिरक्षा जो हमारी होती है ना, वो बढ़ जाती है, फिर दोबारा नहीं होता है ये एंटीबायोटिक जो हम लगवाते हैं, इंजेक्शन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण, बी ऑप्शन है कृत्रिम प्रतिरक्षा के कारण, सी ऑप्शन है अर्जित प्रतिरक्षा के कारण, और डी ऑप्शन है निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कारण। तो किसके कारण नहीं होता? अर्जित प्रतिरक्षा के कारण। अर्जित प्रतिरक्षा के कारण मतलब कि हम, मैंने बताया ना कि हम ले लेते हैं इंजेक्शन, जो हम लगवाते हैं एंटीबायोटिक दवाइयाँ, उससे क्या है, अर्जित हमारे अंदर वो हो जाती है, तो दोबारा नहीं होता है, मतलब उससे लड़ने की शक्ति आ जाती है शरीर में। ठीक है, और ये इसमें लक्षण क्या है? बुखार, सिर दर्द, पीठ दर्द। और इसके वायरस का नाम बता दो पहले। वायरस इसका है वेरियोला, वेरियोला वायरस है। कहाँ? चेचक, ये है चेचक के वायरस का नाम है वेरियोला, वेरिओला। ठीक है, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस द्वारा, ये ऐसे वेरियोला वायरस द्वारा फैलने वाला ये रोग है। ठीक है, चेचक ये वायु द्वारा फैलता है, मतलब वायु के धूल के कणों से ये आ जाता है उड़ के। ठीक है, चलिए दिसंबर से मई जून तक ज्यादा फैलता है। नाक, कंठ और रक्त ये सब सारे प्रभावित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागे को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिससे शटल नीचे से गुजर सके, उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है शेडिंग, बी ऑप्शन है पिकिंग, सी ऑप्शन है बुनना, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर हार्नेस जो करघा है ना, करघे में जो हार्नेस होता है, जो ताने के धागे को ऊपर उठाता है, तभी जब वो ऊपर उठाएगा तभी तो जो शटल उसके बीच से होकर गुजरता है, जो दाएं से बाएं की ओर धागे को बुनता है। शटल में जो धागा लगा होता है, ये वो ताने के धागे को हार्नेस क्या करता है? ऊपर उठाता है। तो बाने का धागा शटल द्वारा जो है दाएं से बाएं की ओर जाता है, तो वो एक सेट पूरा होता है। जब दाएं से बाएं की ओर गया, मतलब जैसे ये इधर दाहिना है, इधर बायां है, तो इधर से जैसे हार्नेस यहाँ पे हैंडल होता है, ये उठा, तो फिर इसके बाद यहाँ से नीचे नीचे भी अंदर अंदर गया, इधर आ गया शटल। ठीक है, गोल गोल होता है ऐसे, इसमें धागा लगा होता है। तो जब आ गया तो ये एक सेट पूरा हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? इधर दाहिने से बाकी होता है, इसे क्या कहते हैं? शेडिंग कहते हैं। ठीक है, एक शेडिंग। और पिकिंग क्या है? एक मिनट, शेडिंग को सही से लगा दो। शेडिंग, पिकिंग क्या है? जब इधर से दोबारा ये वापस फिर, सॉरी, जब ये दोबारा इधर से फिर ये, जब यही प्रक्रिया होती है, ये फिर धागा नीचे ऊपर उठाता है, फिर ये शेडिंग यहाँ से बाएं से धागे इधर जाती है, बाने का धागा यहाँ भराव करता है ना शटल ऐसे ऐसे करके, तब ये दोबारा प्रक्रिया जब होती है ना, तो ये पिकिंग होती है। ठीक है, ये पिकिंग होती है, जो ताना बाना, मतलब ये एक तरफ से भराई की, जो एक तरफ से भराई की जो प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो उसको एक पिक कहते हैं। एक पिक कहते हैं। इधर आया फिर इधर गया, एक तो बहुत ज्यादा गंदा हो गया, मैं फिर से बताती हूँ। ये इधर आया तो एक शेडिंग हो गई, एक सेट पूरा हुआ तो इसे शेडिंग कहते हैं। फिर इधर से फिर इधर गया, तो ये एक एक भराई पूरी हो गई, तो इसे कहते हैं पिकिंग, इसे कहते हैं पिकिंग प्रक्रिया। ठीक है, ताने और धागे, ताने और ये बुनना जो होता है, ताना और दाना दोनों के द्वारा जो गूंथ कर कपड़ा बनता है, उसको कहते हैं बुनाई प्रक्रिया। ठीक है, बुनाई प्रक्रिया। तो इसमें मैं लगा देती हूँ, ये है शेडिंग। इसका आंसर शेडिंग, मैंने सारे बता दिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था कब प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952 को, बी ऑप्शन है 5 सितंबर 1954 को, सी ऑप्शन है 2 नवंबर 1966 को, डी ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1958 को। तो कब हुआ था ये सामुदायिक विकास? 2 अक्टूबर 1952 को, गांधी जी की जयंती में ये फैसला लिया गया था। 1951 में लिया गया, 1952 में
ये शुरू कर दिया गया। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना उस समय, तभी ये प्रथम पंचवर्षीय योजना भी 1952 में थे। प्रथम पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना योजना ठीक है, योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है। परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है। ए ऑप्शन है वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, सी ऑप्शन है ICDS प्रोग्राम, डी ऑप्शन है स्कूल मिशन स्कूल मिल प्रोग्राम। तो कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, ICDS। ये NCERT में बहुत अच्छे से दिया है। NCERT आप 11th और 12th पढ़ोगे ना, तो उसमें दिया है ICDS प्रोग्राम। ये जो बच्चों को मतलब ये एक समन्वित बाल विकास परियोजना है, उसमें लिखा है पूरा समन्वित बाल विकास परियोजना भी इसको कहते हैं। जो भारत के स्कूली पूर्व मतलब जो स्कूल नहीं जाते ना, उनसे उसके पहले के बच्चे मतलब 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए, बच्चों के लिए, गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए ये जो है पोषण आहार संबंधी उपलब्ध कराता है, मतलब पौष्टिक आहार उपलब्ध कराता है। ये शुरू कब हुआ था, 1975 में। ये कब हुआ था, 1975 में। ठीक है, 1975 में। वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट क्या है, ये शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार देता है। वेलफेयर जो है ये शिक्षा जो मतलब बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं उनको जो है सेवाएं देता है, शिक्षा देता है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के उस पर ये कार्य करता है। ठीक है, ये बुनियादी तौर से, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये तो आप उससे समझ ही रहे हैं, मतलब ये न्यूट्रिशन से पोषाहार पौष्टिक संबंधी जागरूकता है। ये 1960 में हुआ था। ये जो है 1960 में। ठीक है, ये 1960 में। आज से बता ही दिया। और स्कूल मिल प्रोग्राम का मतलब है मिड डे मील, जो मध्याह्न भोजन मिलता है ना, दोपहर का भोजन, वो है ये मध्याह्न भोजन। ये जो है मिड डे मील, इसको जो है मिड डे मील कहते हैं, मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील योजना। चलिए इसमें आंसर लगा देती हूँ ICDS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग वायु द्वारा समाहित नहीं है। इसमें नहीं को पूछा है, नहीं होता है, बाकी वायु द्वारा। ए ऑप्शन है छोटी माता, बी ऑप्शन है जुकाम और खांसी, सी ऑप्शन है टाइफाइड मोतीझारा, और डी ऑप्शन है वायरस बुखार। तो कौन सा नहीं होता है, इसमें एक ही है टाइफाइड। ये जल द्वारा फैलने वाला रोग है ना, जो हम जो दूषित जल पी लिए या जल कैसे भी पी लिए ना, तो जल द्वारा ये फैलने वाला रोग है। और ये छोटी माता, ये सब बाकी तो वायु द्वारा फैलने वाला है। छोटी माता बड़ी माता बता ही दिया कि मैंने, वेरियोला वायरस द्वारा फैलता है ना, ये वेरियोला वायरस द्वारा फैलता है। वेरियोला वायरस मिला है। और ये निमोनिया, खांसी जुकाम से निमोनिया होता है ना। और टाइफाइड को बता दूं, टाइफाइड साल्मोना वायरस द्वारा फैलता है। साल्मोना टाइफी बोलते हैं जिसको, साल्मोना। समझ लेना थोड़ा लिखने में। टाइफी टाइफी वायरस, ठीक है, वायरस बाकी समझ लेना। ये टाइफाइड का होता है। और वायरस बुखार जो वायरस वैसे हवा के धूल के कणों द्वारा फैलते हैं, वो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के माध्यमों का चयन आधारित होता है। संचार के माध्यमों का चयन आधारित होता है, किसके आधार पर आधारित होता है। ए ऑप्शन है संचार के उद्देश्य पर, बी ऑप्शन है संदेश की प्रकृति पर, सी ऑप्शन है नवाचार पर, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो संचार का जो चयन होता है उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए संचार हम कहीं पर प्रचार प्रसार करने जाते हैं, संचार करने उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम्स क्या है, किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए, कोई चीज की नई जानकारी देने के लिए उसका प्रचार प्रसार किया जाता है ना। तो संचार का उद्देश्य क्या है, ये मायने रखता है। संचार की प्रकृति क्या है, मतलब किस उस पर हम कर रहे हैं प्रचार प्रसार या संचार कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि तो उसकी किस प्रकृति। ये तो है नहीं कि हम गांव में जा रहे हैं तो हम उनके मतलब उनके जीवन से जुड़ी जो उनके काम में आने वाली हैं उससे संबंधित हम बताएंगे ना कि हम शहर से हम फिल्मी दुनिया को बताने लग जाएं या और कोई वैसे बताने लग जाए जो उनसे दूर दूर तक ही मतलब संपर्क नहीं, मतलब ही नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं आने वाला, तो वो भी नहीं है ना। नवाचार मतलब नवाचार तो बहुत मायने रखता है। नवाचार तरीके से हर चीज जो भी आया है, जो मार्केट में आया है, जो उनके काम में है, जो जिसको उपयोग करके वो काम को सरल और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसमें प्रगति कर सकते हैं, अपना जीवन स्तर और अच्छा बना सकते हैं और कृषि संबंधी कार्य को बहुत अच्छा कर सकते हैं ना। तो ये सब चीजें सारे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है माध्यम, बी ऑप्शन संदेश भेजने वाला, सी ऑप्शन है संदेश पाने वाला, डी ऑप्शन है प्रतिपुष्ट। तो देखो भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों के बीच की कड़ी को पूछा है तो होगा माध्यम, है ना। माध्यम मीडिएटर जो काम करता है वो होगा। प्रतिपुष्ट तो जो प्राप्त करने के बाद जिसको प्राप्त हुआ है ना। भेजने वाला तो प्रेषक हो गया, पाने वाला जो इनपुट हो गया, रिसीवर हो गया मतलब। चलिए तो माध्यम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत काम करती है। प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था इनमें से है कि जो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है, आप लोग जरूर पढ़ लें। मैं इसीलिए बताती चलती हूँ कि एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे से दिए हुए हैं और बढ़िया दिए हुए हैं। बहुत ज्यादा मतलब वैसे भी नहीं कि आपको इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया, मतलब सफिशिएंट है जितना दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करती है। ए ऑप्शन है विश्व बैंक, बी ऑप्शन है WHO, सी ऑप्शन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, डी ऑप्शन है यूनिसेफ। तो कौन सी है जो तुरंत काम करती है, तो कौन करती है, रेड क्रॉस सोसाइटी, है ना। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1900 इसका हुई थी 1920 में। ठीक है,
1920 में, ये 1920 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली, नई दिल्ली में है। ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितना है मैं इसको बता रही हूँ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आएगा, इनमें से कोई ना कोई जरूर फंसेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ, तो डब्ल्यूएचओ तो पता ही है कि ये डब्ल्यूएचओ जो 1900 मतलब 48 में जेनेवा में इसका मुख्यालय, 7 अप्रैल 1900, ये कई बार आ चुका है, ये 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1948, इसका क्या है? जेनेवा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा में, ये 7 अप्रैल। और यूनिसेफ, यूनिसेफ का तो आपको पता ही होगा, यूनिसेफ 1946 में, इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है, 1900, सब बता ही देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1946 में, ठीक है, 1946, यार ये, हाँ ऐसे जना ही दे रहा है, 1946 कहाँ है? न्यूयॉर्क, इसको यहाँ लिख देती हूँ, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क, ये, चलिए। तो ये जो है ना भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उसमें जैसे उसमें जब चोट घायल व्यक्ति थे और जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, है ना, और प्राकृतिक कोई आपदा आ गई, सूखा, अकाल, तो उसमें यही जो संस्था है ये सबसे पहले कार्य करती है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। ए ऑप्शन है देख कर सीखना, बी ऑप्शन है करके सीखना, सी ऑप्शन है पढ़ करके सीखना, डी ऑप्शन है सुन करके सीखना। तो सबसे अच्छा इसमें है करके सीखना। प्रसार शिक्षा का क्या है? देखना सुनना तो सब है, ये तो सब करके सीखने में सभी आ जाता है ना, जब देखोगे कोई चीज, जानोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, तो उसको करोगे, करके जब उसको यूज करोगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा ना, तो इसको है करके सीखने का उद्देश्य सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए, मतलब अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए? ए ऑप्शन है साधारण, बी ऑप्शन है व्यवहार परक, सी ऑप्शन है लोचदार, डी ऑप्शन आधारभूत। तो कैसा होना चाहिए? इसमें जो है लोचदार होना चाहिए, है ना, लोचदार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये शिक्षा है ना, ये वैसी है, अनौपचारिक है, जैसे जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके हिसाब से होती है, तो ये घर घर जाके भी ये शिक्षा दी जाती है, तो घर घर जाकर भी ये शिक्षा दी जाती है। तो ये इसमें कोई समय निर्धारित नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता, कोई शिक्षक निर्धारित नहीं होता, लेकिन ये एक उसके मतलब सीखने वाले के ऊपर निर्भर होता है उसको, इसलिए लोचदार होती है। ऐसा नहीं कि समय पे हम आएंगे तो ही सिखाएंगे, या समय पे आओगे तो ही हम कोई चीज़ शिक्षा देंगे, बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बुजुर्गों के लिए और वैसे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित अवधि तक दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जैसे एक सिलेबस होता है कि इतना ही हमें पढ़ना, और निश्चित समय सीमा होती है कि 9 बजे से मतलब कि 2 बजे तक स्कूल खुलेगा, मतलब एक समय सीमा होती है पढ़ाने की। तो वो किसमें आएगा? ए ऑप्शन है गैर औपचारिक शिक्षा, बी ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, सी ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा आएगा? औपचारिक, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय निम्न में से किसके लिए खोला गया? नवोदय विद्यालय किसके लिए खोला गया? ए ऑप्शन है ग्रामीण छात्रों के लिए, बी ऑप्शन ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों के लिए, सी ऑप्शन नगरीय छात्रों के लिए, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो नवोदय विद्यालय में आप देखते हैं कि प्राइमरी में जो टीचर होते हैं वो नवोदय के फॉर्म हर साल भरवाते हैं ना, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के जो थोड़ी बुद्धिमान बच्चे हैं ना उनके लिए है ये, ठीक है। तो प्रबुद्ध, ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों के लिए, ठीक है, जिनको आगे जाके पढ़ने का मौका मिलता है, और ग्रामीण के जो होशियार बच्चे होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इसमें, इसके मतलब एक पेपर होता है, फॉर्म, ये सब जानते होंगे यार, इसको क्या ही मैं टाइम बर्बाद करूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टर प्रोग्राम करने का उद्देश्य है, पोस्टर प्रोग्राम करने का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है रुचि जागृत करना, बी ऑप्शन है जानकारी पैदा करना, सी ऑप्शन है प्रेरित करना, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो पोस्टर प्रोग्राम क्या है? जैसे बड़े बड़े कोई पोस्टर लगा दिए, जैसे चुनाव आता है तो लगा नहीं देते नेताओं के, फोटो लगा देंगे उसमें, इस चिन्ह, चुनाव चिन्ह पे वोट डाले, मतलब ऐसा रहता नहीं। तो पोस्टर का बहुत बड़ा महत्व होता है, बड़ा बड़ा होता है, छपा होता है, तो उससे क्या है, इंसान बहुत जल्दी अटैक बहुत जल्दी समझ में आता है ना। इसमें क्या होगा, रुचि भी जागृत होती है, जानकारी भी मिलती है और प्रेरित भी होता है इंसान से। इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट होता है तो देखिए कहीं तो बड़े से दीवार में लिख दिया जाता है फला फला डॉक्टर यहाँ पे है, तो उसका पता लिख दिया जाएगा, तो दूर से ही आप चलते बस में, चलते गाड़ी में पढ़ लो, तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशाला क्या है? कार्यशाला क्या है? ए ऑप्शन है व्यक्तिगत संपर्क विधि है, बी ऑप्शन है समूह संपर्क विधि है, सी ऑप्शन है जन संपर्क विधि है, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्यशाला क्या है? हम्म कार्यशाला क्या है? व्यक्तिगत संपर्क विधि है, समूह संपर्क विधि है, सी ऑप्शन है जन संपर्क विधि है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या है ये? समूह संपर्क विधि, ठीक है, समूह संपर्क विधि के अंतर्गत आता है। समूह संपर्क विधि के अंतर्गत क्यों आता है? क्योंकि देखो कार्यशाला, कार्यशाला एक प्रकार का कॉन्फ्रेंसिंग, ये सम्मेलन है जो 1 सप्ताह या 15 दिन में, 15 दिन में चलाया जाता है, 1 सप्ताह तक या 15 दिन तक मतलब चलाया जाता है बीच बीच में, है ना। विशेषज्ञों द्वारा भाषण या व्यक्तिगत संपर्क, समूह और अनौपचारिक वार्ताओं द्वारा व्याख्यान की जाती है इसके द्वारा जो है कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस द्वारा या सम्मेलन, सम्मेलन, ठीक है,
ये एक व्यक्ति विशेष द्वारा भाषण करके और उसके वार्तालाप करके ये दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संचार की आधुनिक विधि नहीं है, पूछा ओ नहीं पूछा है। तो निम्नलिखित में से कौन से संचार की आधुनिक विधि नहीं है? बाकी तो सभी हैं, एक को छोड़ के। ए ऑप्शन है व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन है शिक्षण वार्तालाप विधि, सी ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण विधि और डी ऑप्शन प्रशिक्षण श्रेष्ठता विधि। तो इसमें संचार की आधुनिक विधि नहीं है, तो इसमें यही होगा प्रशिक्षण श्रेष्ठता विधि, है ना। ये संचार में थोड़ी ना आता है। बाकी व्याख्यान देके भी होता है, शिक्षण वार्तालाप आपस में मतलब एक डिस्कशन करना, कई लोग वार्तालाप करके कि क्या क्या उद्देश्य है, क्या करना है, क्या इसके आगे मतलब सारे करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण मतलब ये जो लिखकर और बोल पढ़ाकर उसके द्वारा देना, है ना, तो ये भी आता है। लेकिन ये प्रशिक्षण श्रेष्ठता विधि ये नहीं आता है, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूछा है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ए ऑप्शन आर्थिक विकास, बी ऑप्शन मानव संसाधन विकास, सी ऑप्शन औद्योगिक विकास, डी ऑप्शन राजनीतिक विकास। तो सबसे ज्यादा तो होगा इसमें मानव संसाधन विकास, है ना। जब मानव संसाधन होगा उसके पास देखो शिक्षा होगी तो वो संसाधन भी होगा। जब संसाधन होगा तो हर तरीके का कार्य, आर्थिक विकास भी अच्छा होगा, औद्योगिक विकास भी अच्छा होगा। राजनीतिक का तो देखो कोई खास मतलब नहीं होता है ना, राजनीतिक में शिक्षा का गुण ही है, पर हाँ ये है कि सारे उसी में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EMMS का तात्पर्य है। EMMS का क्या तात्पर्य है ये बताना है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम है, दोबारा क्या इलेक्ट्रिक है, बी ऑप्शन इलेक्ट्रिक मेल मैसेज सिस्टम, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैसेज सिस्टम और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? एक ही ऑप्शन सही है, बाकी तो उल्टा पुल्टा लिखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज ये होगा, ठीक है, यही सही लिखा है, बाकी सही नहीं है, गलत लिखे हुए ही गलत है वो। तो इसका मतलब क्या है? ईमेल, ठीक है, इसका मतलब ही है ईमेल। ईमेल जो कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से मैसेज भेजते नहीं है, वही है ईमेल, जानते होंगे आप, आज की दुनिया में सभी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए क्या किया जाता है? कैसा होना चाहिए व्यवस्था? तो कैसे होना चाहिए? ए ऑप्शन है कक्ष उपलब्ध हो, बी ऑप्शन है शिक्षक उपलब्ध हो, सी ऑप्शन है सिखाने वाले को सुविधाजनक हो, डी ऑप्शन कक्ष और शिक्षक दोनों हो। तो देखो इसमें पूछा कि अनौपचारिक पूछा, ना कि औपचारिक। इसमें तो सारे ऑप्शन जैसे औपचारिक के दे दिए हैं, कक्ष और शिक्षक दोनों होते हैं, ये तो भाई औपचारिक में होता है ना। कच्चा मतलब ये भी देखो, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शिक्षा को ये भी कट गया। इसमें सिखाने वाले को सुविधाजनक हो, जो लोचमय होता है, अभी इससे पहले ही था, और समय कोई नहीं निर्धारित होता और कोई ये नहीं होता, नियम नहीं होता है, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई सिलेबस नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। सिखाने वाले के सुविधाजनक हो और सीखने वाले को सुविधाजनक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो शिशु को प्रतिरक्षा देता है वह है। शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो शिशु को प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करता है वो क्या है? ए ऑप्शन है सीरम, बी ऑप्शन है कोलेस्ट्रम, सी ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, डी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल में बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें होगा कोलेस्ट्रम, ठीक है, कोलेस्ट्रम शुद्ध ये है कोलेस्ट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह परिवार जो माँ के नाम से चलने वाला है उसे क्या कहते हैं? वो परिवार, ये परिवार वाले चैप्टर से आया है। परिवार वाले में जो पूछा जाता है ना कि जो मातृ पद से है या पितृ पद से है, तो वो है। ए ऑप्शन है मैट्रिआर्कल परिवार, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, अभी मैं समझाती हूँ इसको। बी ऑप्शन है पैट्रिआर्कल परिवार, सी ऑप्शन है पॉलीगाइन्स परिवार और डी ऑप्शन है पॉलीएंड्रस परिवार। तो मैं एक एक करके बता दी। देखो पहले ऑप्शन बता देती यार, इसमें होगा मैट्रिआर्कल, क्यों? क्योंकि ये माँ की तरफ से है ना, मातृवंशीय परिवार इसको बोलते हैं, ठीक है, मातृवंशीय, ये है मातृवंशीय। जैसे आप समझते होंगे जो मतलब ससुराल में आदमी जाके रहे या बीबी उसकी अपने मायके में रहे और उसको वहीं का मतलब जो भी, जैसे किसी के होता नहीं कि एक ही औलाद होती है और नहीं होता, लड़की है तो उसी को सब कुछ देते हैं माँ बाप, तो वो अपने मायके में रह के अपने माँ बाप की सेवा करती है और फिर वहीं मतलब वहीं जीवन हमेशा जीवन भर रहती है। तो पति उसके मतलब अपने पत्नी के घर जाके रहता है, बच्चे अपने माँ के ही घर में रहते हैं, मातृवंशीय हो गए ना, वो मातृवंशीय हो गए। अगर पिता के यहाँ रहते तो पितृवंशीय हो गए। तो पैट्रिआर्कल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पितृवंशीय, ठीक है, पितृवंशीय, इसका मतलब होता है पितृवंशीय, इसका मतलब है पितृवंशी। और पॉलीगाइन्स, इसका मतलब मैं बता देती हूँ, आ नहीं रहा है, इसका मतलब होता है प्रतिभाशाली, इसका क्या है? पॉलीजीनियस होगा यार, ये पॉलीगाइन्स लिखा है, पॉलीजीनियस, प्रतिभाशाली परिवार, प्रतिभाशाली परिवार। और पॉलीएंड्रस परिवार का मतलब होता है कि बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब क्या है कि एक पत्नी की बहुत पत्नियां, है ना, एक पत्नी की बहुत पति, सॉरी एक पत्नी है जैसे उसके बहुत सारी पति हैं, और या एक पति के बहुत सारी पत्नियां, तो ये हो गया बहुविवाह, इसको कहते हैं बहुविवाह, ठीक है, इसको बहुविवाह कहते हैं, बहुविवाह, बहुविवाह, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा अच्छे से, थोड़ा सा वो छोटा पड़ जाता है समझाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुओं की ग्रैपिंग रूटिंग और शकिंग को क्या कहते हैं? शिशुओं की ग्रैपिंग रूटिंग और शकिंग को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है इंस्टिंक्ट, बी ऑप्शन है ट्रेट, सी ऑप्शन है कंडीशनल रिफ्लेक्स और डी ऑप्शन है एडेप्टिव रिफ्लेक्स। तो इसमें क्या होगा? एडेप्टिव रिफ्लेक्स, क्या होगा? एडेप्टिव रिफ्लेक्स, ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन होगा। ये एक सहज प्रक्रिया है, मतलब सहज क्रिया है, जैसे सहज लिख देती हूँ, सहज क्रिया मतलब नेचुरल ना, सहज क्रिया
जो बच्चा जैसे जन्म होता है तो वो माँ को अपने आप से ही अपनी माँ को मतलब जैसे दूध पीने के लिए अपने आप से ऐसे ढूंढने नहीं लगता है, मुंह को इधर उधर घुमाने लगता है। तो एक उसके अंदर ये सहज प्रक्रिया है, ये पाई जाती है, जन्म से ही पाई जाती है। या उसके गाल पे आप उंगली रखो तो वो ऐसे मुंह को रूटिंग कर लेता है, मतलब रिफ्लेक्स करता है, ऐसे मुंह को रूट कर लेता है, घुमा लेता है, जिधर उंगली रखोगे उधर ही घुमाता चला जाएगा। वो सोचता है मुझे कुछ मेरे मुंह में मतलब डालने के लिए, वो कुछ खिलाने के लिए है, तो वो उसके चक्कर में मुंह को ऐसे टेढ़ा करता चला जाता है। ये आपको पता होगा, ये सहज प्रक्रिया है, ये पाया जाता है बच्चों में, है ना। और इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? इंस्टिंक्ट का मूल प्रवृत्ति होता है, प्राकृतिक व्यवहार होता है ना, मूल प्रवृत्ति। जैसे बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है, ये मूल प्रवृत्ति है ना। जैसे आप छोटा बच्चा है, गर्म चीज छुआ तो हाथ झट से एकदम खींच रहा है, उसको गर्म लगा खींच रहा है, तो ये सहज उसके अंदर एक मूल प्रवृत्ति प्राकृतिक है, ये कोई अपने आप से सिखाता नहीं है ना, मूल प्रवृत्ति है। तो और ये ट्रेड ट्रेड का मतलब विशेषताएं, गुण। ट्रेड का मतलब है विशेषताएं या गुण। गुण लिख देती यार, आएगा नहीं, ठीक है, ये गुण होगा। और इसमें मूल प्रवृत्ति, ये है मूल प्रवृत्ति। एक तो लिखने में बड़ा टाइम बर्बाद होता है। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति हो गया, इसका मतलब है गुण, ये मैंने बता ही दिया, ये वाला है, ये वाला है। और कंडीशनल रिफ्लेक्स, इसका भी मतलब होता है क्रिया करना, शारीरिक मोटर क्रिया करना, ठीक है, इसका मतलब होता है शारीरिक क्रिया। क्रिया ये समझा दिया मैंने, या फिर आ नहीं रहा है क्रिया, ठीक है, जैसे बच्चा खेलता है कूदता है, ये हो गया, इसका है, इसका है, इसका, ठीक है। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है वह जाना जाता है। गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है जरायु के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन है एपिथीलियम के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन है शैलेजा के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन है संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से? सब हिंदी नाम कैसे लिखा, एपिथीलियम केवल इंग्लिश नाम है बस। तो इसमें किसके नाम से जाना जाता है? जरायु। देखो जरायु अभी इंग्लिश में बताएंगे तो आप समझ जाओगे, तुरंत समझ जाओगे। जरायु क्या कहते हैं? प्लेसेंटा, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा इंग्लिश शब्द है, ठीक है, ये हिंदी है जरायु। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिखते बनता नहीं है, तो मेरा पेन भी नहीं चलता है ना। प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा है, इसके द्वारा जुड़ा होता है। प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चे को जो है पोषण आहार सब कुछ मिलता है ना, उसके नाल के द्वारा, सॉरी नाल के द्वारा मिलता है बच्चे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्व भाषा का संचार का प्रकार है? मतलब भाषा पूर्व, भाषा सीखने से पहले की प्रकार है। ए ऑप्शन है रोना, बी ऑप्शन है कूइंग, सी ऑप्शन है बेबलिंग, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो भाषा पूर्व मतलब भाषा सीखने से पहले की ये सारी अवस्थाएं हैं। कौन सा इसमें होगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, देखिए जो है ना, सॉरी जो रोता है, रोता को, रोने को क्या कहते हैं? रोने को ही क्राइंग कहते हैं ना, रोने को ही क्राइंग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? रोने को ही क्राइंग कहते हैं। मेरा पेन चल ही नहीं रहा है। और क्वींग, क्वींग कोई क्वींग, क्वींग तो लिखा है इंग्लिश वर्ड, ये क्वींग कहते हैं। बैबलिंग, बैबलिंग होती है। तो ये सारी प्रक्रिया सबसे पहले होता है क्राइंग कह लो या रोना कह लो, सबसे पहले ये होता है। फिर क्वींग होता है, बच्चा 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ऐसे पता नहीं करता रहता है, हिलाता रहता है, इधर उधर घुमाता रहता है। बैबलिंग जब थोड़ा सा बच्चा या बड़बड़ाना शुरू कर देता है तो वो है बड़बड़ाने की प्रक्रिया। इसमें सभी आएंगे, ठीक है, भाषा सीखने से पहले की सारी प्रक्रियाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे क्या कहते हैं? वो सामाजिक नियम, ऐसा सामाजिक नियम जहाँ पे जैसे जनजाति लोग होते हैं या और ऐसे होते हैं, तो जहाँ अपने ही समुदाय, अपने ही समाज के समुदाय के लोगों से ही उनको जीवन साथी ढूंढना होता है, तो उनको किस नाम से बोलते हैं ये बताना है। ए ऑप्शन है एक्टोगॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैंने जितने बताए इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ही थे, मुझे तो कोई ऐसे नहीं लग रहे थे कि जो नहीं आने वाले में से, ठीक है। ए ऑप्शन है एक्सोगामी, बी ऑप्शन है गोत्र एक्सोगामी, सी ऑप्शन है एंडोगामी, और डी ऑप्शन है संस्कृत एक्सोगामी। संस्कृत एक्सोगामी कौन सा है? तो चलिए मैं बता देती हूँ पहले, ठीक है। तो इसमें जो है एक्सोगामी है समूह के बाहर, ये जो होता है समूह के बाहर जो करते हैं उसको बोलते हैं बहिर्विवाह। क्या बोलते हैं? बहिर्विवाह। समूह से बाहर मतलब कि नहीं कि कोई एक ही समूह का तो उसी में से सुन लो, बाहर से सुन, है ना, तो ये होता है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह है ना, यहाँ पे रावी होगा, बहिर्विवाह हो गया ये पहला वाक्य। और गोत्र एक्सोगामी, जो जिनका जो होता है अपने गोत्र से बाहर का विवाह करना। एक गोत्र क्या है? गोत्र का मतलब क्या? वंश, वंशज है ना, तो अपने गोत्र से दूसरे गोत्र में जो शादी करते हैं उनको कहते हैं तो गोत्र बहिर, गोत्र, गोत्र से बाहर, या कह लो गोत्र बहिर्विवाह, गोत्र से बाहर, गोत्र से बाहर। और एंडोगामी का मतलब होता है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह मतलब कि इसमें भी अंतर ही रहता है, इसमें भी अंतर ही रहता है, ठीक। अंतर्विवाह, अंतर विवाह, विवाह, ठीक है, अंतर्विवाह, ये हो गया। और लास्ट वाला है धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए जो विवाह करते हैं वो है, ठीक है, एक्सोगामी जो है। ये एक्सोगामी जो है ये धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए, देखिए यहाँ पे पेन सही चल रहा है, ये वाला। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा ये बता देती हूँ। ऑप्शन होगा एंडोगामी। ऑप्शन क्या होगा? एंडोगामी, एंडोगामी, अंतविवाह। अंतविवाह इसको इसलिए कहते हैं कि अपने ही समूह के लोगों में ये चुनते हैं, ठीक है, अंतविवाह कहते हैं। ये धार्मिक, नीचे वाला है धार्मिक परंपराओं को जो ध्यान में रखते हुए कर्तव्यों को पालन करते हुए एक दूसरे को अपनाते हैं वो है, ठीक है।
तो चलिए हमारी क्लास कैसे लगी, आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। ठीक है, तो अब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और जो पहली बार आए हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इतने मेहनत से लाते हैं क्लास, ऐसे निकल जाती है, आप लोग सुनते नहीं हो। चलिए।